नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं एक और कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं और ये जो है निर्गुण मार्गी काव्य शाखा के प्रमुख कवियों में से एक कवि हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। पद्मावत एक महाकाव्य है, अखरावट और आखिरी कलाम उनकी अन्य रचनाएं। भावपक्ष, यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी की भावनाएं किसके प्रति हैं, उनकी कविताएं लिखने के पीछे किस भावना का जो है प्रभाव है, असर है, किस भावना पर आधारित उन्होंने काव्य रचना की है, यही भावपक्ष में हमें लेना पड़ता है किसी भी कवि का हो। तो यहाँ जायसी जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो निर्गुण ब्रह्म की भावना से ओतप्रोत कविताएं ही लिखेंगे। तो जायसी जो है निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्म मतलब जिस ब्रह्म का आकार, प्रकार, रंग, रूप, गुण आदि ना हो, वो निर्गुण ब्रह्म है और उसकी प्राप्ति के लिए प्रेम की साधना में विश्वास रखते थे। मलिक मोहम्मद जायसी उस निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रेम की साधना में विश्वास रखते थे कि प्रेम से ही निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। यही वो विश्वास अपने मन में रखते थे, यह उनके भाव थे। फिर सूफी प्रेम पद्धति का निर्वाह के लिए जायसी ने अपने काव्य में अप्रत्यक्ष सत्ता के संकेत भी दिए कि अब सत्ता जो है अप्रत्यक्ष रूप से होती है ईश्वर की, उसके संकेत दिए और सूफी प्रेम पद्धति का निर्वाह किया और उसके लिए अप्रत्यक्ष सत्ता के लिए संकेत दिए। काव्य का रूप विदेशी रहा था उनके जो काव्य का रूप था वह विदेशी था, लेकिन उसकी आत्मा विशुद्ध भारतीय है। उनके काव्य का रूप विदेशी होते हुए भी उसकी आत्मा विशुद्ध भारतीय रही है। किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य की। कला पक्ष, जायसी की भाषा ठेठ अवधी है, एकदम ठेठ, बिल्कुल शुद्ध अवधी, जिसमें कोई भी अन्य ब्रज या बुंदेली या अन्य किसी भाषा का प्रभाव नहीं है। ठेठ अवधी है, प्योर अवधी। और इनकी रचना में दोहा चौपाई छंदों की पद्धति पर आधारित है। माने इनकी जो रचनाएं हैं वो दोहा चौपाई छंद की पद्धति पर आधारित है। जायसी ने फारसी की मनस्वी शैली को अपनाया है। जायसी ने फारसी भाषा की मनस्वी शैली को अपनाया है, जिसमें कथा सर्गों में बटी हुई होकर बराबर चलती रहती। कथा सर्गों में बट जाती है और फिर बराबर कथा चलती रहती है, उसको कहते हैं मनस्वी शैली। और यहाँ पर दोहा चौपाई छंद पद्धति अपनाई उन्होंने। उनके द्वारा प्रयुक्त उपमा, रूपक, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, यहाँ तक कि काव्य की भाषा की भंगिमा पर भी किसान जीवन शैली का प्रभाव है। यानी उनके अलंकार उपमा में भी किसान जीवन शैली का प्रभाव, रूपक में भी, लोकोक्तियों में, मुहावरों में, सभी में, और उनकी काव्य की भाषा की भंगिमा में भी किसान जीवन शैली की छाप है। यह यहाँ पर बताया। अब साहित्य में स्थान, जायसी निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। माने भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा है, उसकी दो शाखाएं, काव्य धारा हो गई, निर्गुण काव्य धारा, उसकी दो शाखाएं ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के कबीरदास जी प्रतिनिधि कवि हैं और प्रेम मार्गी शाखा के कवि जो है प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो इस तरह जायसी निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि है, यही उनका साहित्य में स्थान है। चलिए, तो एक आपका परिचय ये हो चुका है। अगले दो परिचय और इसी वीडियो हम ले लेते हैं जो कि लेखकों के होंगे। किसके होंगे? वो लेखकों के। देखते हैं किस किस के हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लेखक परिचय में यहाँ बताया गया जो प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। राम वृक्ष बेनीपुरी एक रेखा चित्रकार हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल निबंधकार हैं, और दोनों का साहित्यिक परिचय देना है। साहित्यिक परिचय देते हैं हम लेखकों का और काव्यगत विशेषताएं बताते हैं हम कवियों की। चलिए, तो दो रचनाएं बताना, भाषा शैली बताना है। वहाँ पर भाव पक्ष कला पक्ष था, यहाँ भाषा शैली है। कवियों के लिए भाव पक्ष कला पक्ष और लेखकों के लिए भाषा और शैली। और साहित्य में स्थान दोनों का है, रचनाएं भी दोनों की सेम है, केवल जो बीच का बिंदु होता है ये दोनों में बदलता है, लेखक और कवि में। लेखकों के लिए भाषा शैली, कवियों के लिए भाव पक्ष कला पक्ष। चलिए, लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी रचनाएं, पतितों के देश में, चिता के फूल, माटी की मूर्तें। पतितों के देश में, चिता के फूल, माटी की मूर्तें, ये तीन रचनाएं हैं। भाषा शैली देखिए, यानी उनकी जो भाषा है और उस भाषा को अपनाने का जो टेक्निक है, तरीका है, वो शैली कहलाता है। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा शुद्ध है, साहित्यिक है और खड़ी बोली है। तो जो खड़ी बोली का शुद्ध साहित्यिक रूप है वही इनकी भाषा है।
किनकी, राम वृक्ष बेनीपुरी की। इनकी भाषा में ओज है, ओज माने जोश है, उत्साह है, उमंग है, इसलिए इनकी भाषा में ओज कहा गया। माने इनकी भाषा को पढ़ने के बाद पाठक के मन में विचारों में ओज, उत्साह, उमंग आता है, इसलिए इनकी भाषा में ओज है। और ये हमें पढ़ने के बाद पता चलता है कि इनकी किसी भी रचना को पढ़ेंगे तो हमारे मन में उत्साह, उमंग जागेगा, यानी उनकी भाषा में ओज है, इसलिए कहा। इनकी सशक्त भाषा विचार और भाव को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इनकी जो भाषा है वो सशक्त भाषा है और विचार और भाव को व्यक्त करने में, प्रकट करने में पूरी तरह से समर्थ है, सक्षम है, पूर्ण रूप से समर्थ है। आपने वर्णनात्मक शैली में यात्रा वृत्तांत और रेखा चित्र लिखे। आपने वर्णनात्मक शैली में यात्रा वृत्तांत, यात्रा वर्णन और रेखा चित्र लिखे। कथनात्मक शैली में कहानी और उपन्यास लिखे। विचारात्मक शैली में निबंधों की रचना की है। आपने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचना कर, आपने हिंदी भाषा की या हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में अलग अलग कैटेगरी में रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया, यानी उसके भंडार को भरा है, उसके जो कोश है उसको भरा है, इसलिए उसको कहा गया है समृद्ध बनाया। हिंदी साहित्य का जो भंडार है उसको बढ़ाया है, इसलिए समृद्ध किया। साहित्य में स्थान, बेनीपुरी जी द्वारा रचित साहित्य हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। बेनीपुरी जी द्वारा लिखित या रचित साहित्य हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। रेखा चित्रकार के रूप में इनकी विशिष्ट पहचान है। रेखा चित्रकार के रूप में इनका विशिष्ट स्थान है, विशिष्ट पहचान है। इस तरह से यह होगा आपके राम वृक्ष बेनीपुरी। एक और है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल इनकी रचना है उर्ज्योति कला और संस्कृति पृथ्वीपुत्र। उर्ज्योति हृदय की ज्योति कह सकते हैं, यानी उर्ज्योति कला और संस्कृति पृथ्वीपुत्र। भाषा शैली में आपकी भाषा प्रौढ़ एवं मंजी हुई, मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल के विधाओं में, रचनाओं में, गद्य विधाओं में भाषा प्रौढ़ और मंजी हुई है तथा तत्सम प्रधान संस्कृतनिष्ठ है। इनकी भाषा में तत्सम शब्दावली का ज़्यादा प्रयोग हुआ है तो स्वाभाविक है कि तत्सम शब्द संस्कृत से आए, इसलिए संस्कृतनिष्ठ इसको कहा जाएगा। भाषा में मुहावरों के प्रयोग के कारण लाक्षणिकता आ गई है। आपकी भाषा में आपने मुहावरों का अधिक प्रयोग किया है, इसलिए लाक्षणिकता है। बात कुछ और होती है, लक्ष्य कहीं और होता है, इसलिए लाक्षणिकता आ गई है। आपकी रचनाओं में भाषा के मानक रूप के दर्शन होते हैं। मानक माने विशुद्ध शुद्ध रूप के, जो खड़ी बोली का मानक रूप है उसके दर्शन आपकी भाषा में होते हैं। जो आपकी रचना है उनकी जो भाषा है उसमें मानक रूप के दर्शन होते हैं, मानक रूप परिलक्षित होता है। आपके निबंध प्रायः विवरणात्मक एवं कथनात्मक शैली में, आपके जो निबंध है वो प्रायः विवरणात्मक और कथनात्मक शैली में है एवं वाक्य विन्यास समाज शैली में, यानी वाक्य छोटे छोटे, समाज शैली का मतलब छोटे वाक्य लिखना। हिंदी पर आपका पूर्ण अधिकार सर्वत्र दिखाई देता है।